नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएस राजपूत एजुकेशन में। तो साथियों, आज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं हम पर्यावरण अध्ययन का प्रैक्टिस सेट पेपर है, जिसमें कि आपके 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे। और ये साथियों आपके लिए मॉक टेस्ट चैलेंज है। आप लोगों को 30 में कम से कम 25 नंबर करने होंगे, तभी आपकी तैयारी अच्छी है। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर इसको करिएगा और हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपने नंबर ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो आप लोग मॉक टेस्ट के लिए, चैलेंज के लिए तैयार हैं कि नहीं? पहले तो आप लोग यस लिख कर भेजिएगा और साथ में क्वेश्चन आंसर करते भी जाना है। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, मैं हूं आपका अपना दोस्त और होस्ट देशराज सिंह राजपूत, आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएस राजपूत एजुकेशन में। तो साथियों, अब आपका टेस्ट चैलेंज प्रारंभ होता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं 121 नंबर से। इससे पहले कि आपको प्रैक्टिस सेट पेपर प्रोवाइड करा दिए गए हैं, ये उससे आगे वाला प्रैक्टिस सेट पेपर है। तो आशा करता हूँ आप लोग ज़रूर इसको देखेंगे और ज़रूर इस चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, तो आप लोग आंसर को करते जाना है, बताते चलना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया हुआ है स्वपारिस्थितिकी का अभिप्राय है। तो स्वपारिस्थितिकी का अभिप्राय किससे होता है? वनस्पति पर मृदा का प्रभाव, व्यक्तिगत जीवधारी का पारिस्थितिक अध्ययन, या फिर वनस्पति पर उत्सर्जन का प्रभाव, या वनस्पति पर तापमान का प्रभाव। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? आप लोग जल्दी से बताइएगा, कमेंट करिएगा दोस्तों इसका राइट आंसर। तो आशा करता हूँ आपने आंसर दे दिया होगा या टिक कर लिया होगा। तो साथियों, इसको टिक करने के साथ साथ आपको आपको अपने दिमाग में भी इसको सेव करते चलना है। ठीक है, तो जो स्वपारिस्थितिकी कहलाती है वो कहलाती है व्यक्तिगत जीवधारियों का पारिस्थितिक अध्ययन में। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? स्वपारिस्थितिकी। तो साथियों, क्या होता है जो स्वपारिस्थिति में जो आपका होता है कि व्यक्तिगत जीवधारियों का पारिस्थितिक अध्ययन कहलाता है। ठीक है, तो इतना आप लोग समझ गए होंगे। इसमें क्या होता है, इसके अंतर्गत किसी निश्चित पारिस्थितिक तंत्र में एकांकी जाति यानी कि सिंगल स्पेस ये का उसके पर्यावरण के साथ संबंधों का क्या होता है? अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे इसका राइट आंसर। आई होप आपने यही आंसर को लॉक किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? तो खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? एक दिशीय, बहुदिशीय, चक्रीय, या फिर द्विदिशीय? इसका भी आंसर आप लोग बताइएगा। तो साथियों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, खाद्य श्रृंखला में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो एक दिशीय होता है। ठीक है, तो आई होप आपने भी यही लॉक किया होगा, आपका भी यही आंसर राइट होगा। तो खाद्य श्रृंखला में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो एक दिशीय होता है, अर्थात जिस ऊर्जा का एक बार पारिस्थितिक तंत्र से बहिर्गमन हो जाता है वह उपयोग के लिए पुनः सुलभ नहीं हो पाती है। इसलिए स्पष्ट है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का चक्रण नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपका पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशत मात्रा होती है। इसका तो आपको आंसर देना ही होगा। जल्दी से आप लोग बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको पता है इसका राइट आंसर। ठीक है, इसलिए आप लोग ज़रूर इसका राइट आंसर दीजिएगा। तो साथियों, इसका इसका जो आपका राइट आंसर होता है, वायुमंडल में जो आपकी नाइट्रोजन गैस की प्रतिशत मात्रा होती है वो 78.0.7 होती है। ठीक है, तो ये आपका 78.07% आपकी होती है नाइट्रोजन की मात्रा। और इसमें आपकी जो ऑक्सीजन होती है वो 20.93 होती है, ये ऑक्सीजन की दी हुई है। ठीक है, और जो आपका जो 0.03% है ये आपकी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, इसका भी आप लोग ऑक्सीजन पर ही राइट दे सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ऑक्सीजन में ये नहीं दिया जाए तब आप लोग इसको 21% को भी लॉक कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपका जो एक्यूरेट होता है ऑक्सीजन की वो 20.93% होती है, और जो नाइट्रोजन की गैस होती है वो आपकी वायुमंडल में 78.07% होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैंग्रोव वनों पर वैश्विक तापन का क्या प्रभाव होगा? तो जल्दी से इसका भी राइट आंसर दीजिएगा। वे अधिक प्रचुरता से पैदा होंगे, मैंग्रोव वन के विशाल क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे, या कार्बन सिंक्स के रूप में उनकी भूमिका अधिक महत्वपूर्ण हो जाएगी, या उपरोक्त फर्स्ट और थर्ड दोनों? क्या होगा इसका राइट आंसर? जल्दी से आप लोग बताते चलिएगा, कमेंट करते चलिएगा दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, मैंग्रोव वनों पर वैश्विक तापन का जो प्रभाव पड़ता है वो आपका मैंग्रोव वन के विशाल क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैंग्रोव वनों पर वैश्विक तापन का जो प्रभाव होगा, इससे मैंग्रोव वन के विशाल क्षेत्र क्या होंगे? जलमग्न हो जाएंगे, जिससे क्या होगा? उनका अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये सेकंड जो ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है?
तो राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? झारखंड, नागपुर, भोपाल या फिर पुणे। तो जल्दी से इसका भी आंसर आप लोग लॉक करिएगा, बताइएगा क्या राइट आंसर होगा। तो साथियों इसका आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नागपुर में आपका राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र स्थित है। कहाँ पर है? नागपुर में है आपका। ठीक है, तो ये इसकी स्थापना जो हुई थी 1958 में आपकी इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और यह पर्यावरण एवं औद्योगिक अनुसंधान कार्यों में संलग्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य को सर्वाहारी कहा जाता है क्योंकि वह कैसा होता है? पौधों से अपना भोजन प्राप्त करता है, जीवों पर अपने भोजन के लिए आश्रित है, या वह पौधों व जीवों दोनों के उत्पादों को खाता है, या वह निरामिष है। तो क्या होगा इसका भी राइट आंसर? ये भी आपको आंसर पता होगा, जल्दी से आप लोग कमेंट करिएगा। तो मनुष्य जो होता है वो आपको पता है सर्वाहारी होता है, और वो होता क्यों है? क्योंकि वो पौधों और जीवों दोनों के उत्पादों को खाता है, इसलिए उसको कौन सी कैटेगरी में रखा जाता है? सर्वाहारी की कैटेगरी में रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, बाबा आमटे किस पर्यावरण आंदोलन से संबंधित थे? तो बाबा आमटे कौन से पर्यावरण आंदोलन से संबंधित थे? चिपको आंदोलन, एपीको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन या ग्रीन बेल्ट आंदोलन। तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर कमेंट करिएगा। और दोस्तों कमेंट करने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से आप लोग लाइक कर दें। ठीक है, और अगर आप लोग इसी प्रकार से और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले अगर आप लोग नए हैं चैनल पर। साथियों इसी प्रकार से आपको प्रैक्टिस सेट पेपर प्रोवाइड कराए जाते हैं, और ये सिलेक्शन ही हमारा जिद है। ठीक है, आपको एक ना एक शिक्षक भर्ती पात्रता परीक्षा से संबंधित पेपर आपको देना है और शिक्षक आपको बनना है, यही हमारी जिद है, सिलेक्शन ही हमारा इरादा है। ठीक है, इस हिसाब से आप लोग जरूर जुड़ें हमारे साथ, जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसमें आपको सभी प्रकार के प्रैक्टिस सेट पेपर प्रोवाइड कराए जाते हैं और एनसीईआरटी पर आधारित क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड कराए जाते हैं, जो क्वेश्चन आपको पेपरों में मिलते हैं सेम टू सेम। ठीक है, तो बाबा आमटे किस पर्यावरण आंदोलन से संबंधित थे? जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा। तो साथियों बाबा आमटे जो पर्यावरण आंदोलन से संबंधित थे वो नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित थे। ठीक है, तो अब ये कैसे थे? तो इसमें क्या था, बाबा आमटे थे जो नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित थे। उन्होंने सरदार सरोवर बांध स्थल से अनेक लोगों को हटाए जाने के विरोध में आंदोलन चलाया था, जो नर्मदा नदी पर बनाया गया था। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, डंफा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? मिजोरम में, नागालैंड में, असम में या फिर सिक्किम में। तो डंफा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित कहाँ पर है आपका? तो वो हो जाएगा आपका राइट आंसर मिजोरम में। ठीक है, पहला जो ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। डाम्फा या डंपा वन्य जीव, इसको डाम्फा या डंपा भी बोला जाता है। ठीक है, डंपा आपका वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो मिजोरम में स्थित है। इसको कब बनाया गया था? 1994 और 1995 में बाघ रिजर्व में शामिल किया गया था। किस में शामिल किया गया था? बाघ रिजर्व में शामिल किया गया था। कब? 1994 और 95 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का हिस्सा नहीं है? स्वास्थ्य एवं पोषण, प्रति व्यक्ति आय, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा या सकल नाम निवेश दर। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो सकल नाम निवेश दर आपका जो हिस्सा सूचकांक का हिस्सा नहीं है। ठीक है, अब वो क्यों नहीं है? मानव विकास सूचकांक में सकल निवेश जो दर है उसको शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि इसमें स्वास्थ्य एवं पोषण, प्रति व्यक्ति आय, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा को शामिल किया जाता है, और इस सूचकांक का निर्माण महमूद उल हक तथा अमर्त्य सेन ने किया था। ठीक है, लेकिन इसको सकल नाम निवेश दर को शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जलवायु परिवर्तन का कारण है। तो जलवायु परिवर्तन का कारण क्या है? ग्रीन हाउस गैसें, प्रदूषण, ओजोन परत का क्षरण, उपरोक्त सभी। क्या होगा इसका राइट आंसर? 130 आंसर बताइए आप लोग जल्दी से। तो जलवायु परिवर्तन का जो कारण है वो ग्रीन हाउस गैसें भी हैं, प्रदूषण भी है, ओजोन परत का क्षरण भी है, यानी कि उपरोक्त सभी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जलवायु परिवर्तन में अनेक कारण हैं, जिनमें क्या है, ग्रीन हाउस गैसों
का उत्सर्जन, प्रदूषण, ओजोन परत का क्षरण और वनों का विनाश, बढ़ती जनसंख्या, ये कारण जो है ये आदि कारण सभी प्रमुख आपके हो जाएंगे, इसलिए आपका चौथा विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस स्तर से नीचे जाने पर ओजोन परत में छिद्र की संख्या दी जाती है? तो क्या होगा इसका राइट आंसर? 800 DU, 400 DU, 200 DU या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो जो वो आपका स्तर नीचे जाने पर ओजोन परत में छिद्र की संख्या दी जाती है वो तो 200 DU पर स्तर से नीचे जाने पर ओजोन परत में छिद्र की संख्या दी जाती है। तो तीसरा ऑप्शन है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ओजोन के घनत्व के 200 DU अर्थात 200 डावसन यूनिट, DU का मतलब डावसन, डावसन यूनिट, ठीक है, यूनिट। तो 200 डावसन यूनिट से नीचे जाने पर इसे ओजोन छिद्र की संज्ञा दी जाती है। सामान्य भाषा में अपन क्या कहते हैं? ओजोन छिद्र का अर्थ होता है ओजोन परत का पतला हो जाना, ठीक है, ओजोन छिद्र कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित वायु प्रदूषकों में से कौन रक्त धारा को दुष्प्रभावित कर मौत उत्पन्न कर सकता है? एस्बेस्टोस धूल, कैडमियम, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर लेड? क्या होगा इसका राइट आंसर? जल्दी से आप लोग कमेंट करते चलिएगा दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर आपका होगा वो हो जाएगा आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कि थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जो दिए गए प्रदूषकों में से कार्बन जो मोनोऑक्साइड है यानी कि CO, ये रक्त धारा को दुष्प्रभावित कर मौत उत्पन्न कर सकती है। यह ऑक्सीजन के साथ तीव्रता से संश्लिष्ट होती भी है, ठीक है। तो आपका थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है अत्यधिक चारण का अभिप्राय है। तो अत्यधिक चारण का अभिप्राय क्या होता है? मृदा प्रदूषण, मृदा अपरदन, ताप प्रदूषण या जलवायु परिवर्तन? तो क्या होगा इसका राइट आंसर? साथियों आप लोग आंसर देते चलिएगा, कोई भी आंसर हो आप लोग बताते चलिएगा, जो आपके मन में आंसर आता है वो देते चलिएगा, ठीक है। उससे क्या होता है, अगर आपका आंसर गलत भी होता है तब आपको सही आंसर पता चल जाएगा और वो आंसर आप लोग कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। इसलिए आपको आंसर देते चलना है हर एक क्वेश्चन का, ठीक है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो अत्यधिक चारण का जो परिणाम होता है वो मृदा अपरदन होता है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो अत्यधिक चारण का अभिप्राय मृदा अपरदन है। यहाँ अत्यधिक चारण का अर्थ पशुओं को चराने से होता है, ठीक है, अर्थात जब किसी भूमि पर अधिक पशुओं को चराया जाता है तो क्या होता है? भूमि अपरदित होने लगती है। तो ये सेकंड ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, धातुमय प्रस्तर किसे कहा जाता है? बिटुमेन, बॉक्साइट, मेटालाइट या फिर अयस्क? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? जल्दी से आप लोग बताइएगा इसका राइट आंसर। तो धातुमय प्रस्तर किसे कहा जाता है? तो अयस्क को कहा जाता है धातुमय प्रस्तर, ठीक है। तो धातुमय प्रस्तर अयस्क को कहते हैं, जबकि बिटुमन, बॉक्साइट तथा मेटालाइट को धातुमय प्रस्तर की श्रेणी में नहीं रखा जाता है, ठीक है। बिटुमेन, बॉक्साइट या मेटालाइट को किसमें? धातुमय प्रस्तर में नहीं रखा जाता है, ठीक है, अयस्क को रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, घटपर्णी पौधा यानी कि नेपेंथिस क्या है? वह बहुत छोटी छोटी कणियों से ढका होता है, भारत में नहीं पाया जाता है, या मेंढकों, कीड़ों मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है, या कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च तारत्व की ध्वनियाँ निकालता है? तो इसका क्या राइट आंसर होगा? ये क्वेश्चन पूछा जाता है नेपेंथिस पौधा के बारे में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो साथियों ये एक पौधा ऐसा होता है जो मांसाहारी पौधा होता है और छोटे छोटे कीट पतंगों को खाता है, यानी कि मेंढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर क्या करता है? खा जाता है, ठीक है। तो घटपर्णी पौधा यानी कि नेपेंथिस मेंढकों, कीड़ों मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। यह सब इसलिए करता है जिससे उसकी नाइट्रोजन की आवश्यकता की पूर्ति हो सके। ऐसे पौधों को क्या कहते हैं? कीटभक्षी पौधा भी कहा जाता है। ये नेपेंथिस क्या है? ये एक कीटभक्षी पौधा है आपका, कीटभक्षी, ठीक है, कीटभक्षी पौधा की श्रेणी में भी रखा जाता है इसको, ठीक है। तो इसका आंसर भी आप लोग पता चल गया होगा, समझ गए होंगे। इनमें से कौन द्विबीजपत्री पौधा है? तो इसका आंसर आपको देना है जल्दी से। 136 का आंसर आप लोग कमेंट करिएगा, क्या होगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ? क्या बांस, केला, गन्ना या फिर सरसों? जल्दी से आप लोग बताइएगा इसका राइट आंसर। तो इनमें से जो द्विबीजपत्री पौधा होता है वो सरसों का पौधा होता है, ना तो बांस होता है, ना केला आपका, ना ही गन्ना। यानी कि द्विबीजपत्री यानी कि जिसका बीज द्वारा लगा करके वो
प्राप्त किया जा सके, यानी कि सरसों का पौधा है, सरसों का बीज होता है, ठीक है। तो बांस, केला, गन्ना तथा सरसों में से द्विबीजपत्री जो पौधा होता है वो सरसों का होता है। इसमें क्या होता है, बीज दो भागों में विभाजित हो जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, द्विबीजपत्री पौधा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति है। तो इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति क्या होती है, विटामिन, प्रोटीन, वसा या कार्बोहाइड्रेट। इसका क्या राइट आंसर होगा, जल्दी से आप लोग कमेंट करिएगा। आई होप आपने आंसर सही किया होगा और लॉक कर दिया होगा। और आपका जो राइट आंसर है वो आपका प्रोटीन राइट आंसर हो जाएगा। इंसुलिन की जो रासायनिक प्रकृति होती है वो प्रोटीन होती है, ठीक है। वो इंसुलिन की जो रासायनिक प्रकृति है वो प्रोटीन की तरह होती है। यह मधुमेह रोग को नियंत्रित करता है। किसको करता है, मधुमेह रोग को नियंत्रित करता है, ठीक है। कौन, प्रोटीन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी क्षीण होती है कि वह वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है। बाघ, गिद्ध, रेशम का कीड़ा या फिर कुत्ता। तो क्या होगा इसका राइट आंसर। ये क्वेश्चन भी साथियों आपको पूछे जाते हैं इस प्रकार से, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, जो सुनने की शक्ति इतनी क्षीण होती है कि वह वायु से पत्तों के हिलने, ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है, तो वो क्या हो सकता है, बाघ ही आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। बाघ ही होता है आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोमबत्ती जलने पर कौन सा परिवर्तन होता है। ये क्वेश्चन पॉपुलर है, इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको शायद पता भी होगा, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से कमेंट करिएगा, मोमबत्ती जलने पर कौन सा परिवर्तन होता है, भौतिक, रासायनिक या भौतिक रासायनिक या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका राइट आंसर। तो मोमबत्ती जलने का जो परिवर्तन होता है साथियों वो भौतिक भी होता है और रासायनिक भी होता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा थर्ड ऑप्शन आपका, फर्स्ट और सेकंड दोनों, ये आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, पुरानी जरूर मिट्टी को अन्य किस नाम से अपन लोग जानते हैं, खादर, बांगर, कल्लर या फिर रेगोर। तो पुरानी जरूर मिट्टी को किस नाम से भी जाना जाता है, आप लोग बताइएगा इसका राइट आंसर। तो साथियों आप लोगों ने इसका आंसर भी दे दिया होगा। तो जो पुरानी जरूर मिट्टी है और वो अन्य नाम से, बांगर के अन्य नाम से जानी जाती है, क्या क्या, जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। तो आपका बांगर राइट आंसर हो जाएगा। अब आपको सूची का मिलान करना है, फिर आपको आंसर देना है। तो यहाँ पर सूची फर्स्ट और सेकंड को आपको सम्मिलित करना है। 141 क्वेश्चन है, यहाँ पर सूची दी हुई है, लानोज, स्टेपी, प्रेरीज बेल्ट, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप और दक्षिणी अमेरिका। तो इसका क्या राइट आंसर होगा, आपको इसका मिलान करना है, ठीक है। तो आपके सामने ऑप्शन दिए हुई है, मिलाना है आपको। तो आपका जो राइट आंसर होगा साथियों वो आपका हो जाएगा, चौथे का आपका जो होगा वो ए हो जाएगा, ठीक है। लानोज होगा आपका दक्षिणी अमेरिका, स्टेपी का आपका जो होगा वो हो जाएगा यूरोप, ठीक है। और जो प्रेरीज है आपका, प्रेरीज है वो आपका उत्तरी अमेरिका हो जाएगा, ठीक है। बेल्ट जो है वो आपका अफ्रीका हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे, यानी कि आपको ऑप्शन भी दिखाई दे रहा होगा। तो क्या होगा आपका, ये पहला ऑप्शन जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। लानोज जो है वो दक्षिण अफ्रीका में है, स्टेपी आपका है वो यूरोप में है, प्रेरीज है वो आपका उत्तरी अमेरिका और बेल्ट जो है वो अफ्रीका है, ठीक है। तो आपका पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। थार मरुभूमि कहाँ स्थित है, तो थार मरुभूमि कहाँ पर स्थित है, गुजरात, राजस्थान, पंजाब या फिर हरियाणा। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, जल्दी से बताइएगा आप लोग क्या होगा। तो थार मरुस्थल आपने सुना ही होगा, तो वो राजस्थान में है आपकी, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, सामान्यतः राज्यों के मुख्यमंत्री खाली स्थान होते हैं, विधानसभा के सदस्य, विधान परिषद के सदस्य, विधानसभा में बहुमत दल के नेता या विधान परिषद में बहुमत दल के नेता। तो क्या होगा इसका राइट आंसर। मुख्यमंत्री के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जानते ही होंगे, ठीक है। तो सामान्यतः राज्यों के मुख्यमंत्री खाली स्थान कैसे होते हैं, जल्दी से आप लोग आंसर बताइएगा। 143। तो विधानसभा में बहुमत दल के नेता होते हैं वो क्या होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, ठीक है। तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची फर्स्ट और सेकंड आपको सुमेलित करना है। ये क्वेश्चन आपको परेशान करते हैं साथियों, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपकी परीक्षाओं में, ठीक है। तो इसका क्या होगा आपका राइट आंसर। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा, जनसंख्या घनत्व और राज्य बताना है। बिहार का आपका जो जनसंख्या घनत्व है वो 1106 है, ठीक है। और केरल का जो जनसंख्या घनत्व है वो है आपका 860, ठीक है। उत्तर प्रदेश का कितना है, तो उत्तर प्रदेश का आपको पता होगा, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का आपका जो है वो है 829, ठीक है। जनसंख्या घनत्व पूछा जा रहा है। पश्चिम बंगाल का जो आपका है वो 1028 है, ठीक है। अब आप लोग ऑप्शन देखिएगा, ठीक है। तो जैसा कि आपको बता दिया है, आपने सभी देखा है, तो आपका जो इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन, ठीक है। जैसा कि आपने देखा था कि बिहार का है जो आपका 1106 है, केरल का जो है वो आपका 860 था, उत्तर प्रदेश का 829 और पश्चिम बंगाल का 1028, यानी कि आपका थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। नौटंकी कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है, ये भी शानदार क्वेश्चन है। गुजरात का, बिहार का, उत्तर प्रदेश या पश्चिम बंगाल का, नौटंकी बताना है आपको, ठीक है। तो नौटंकी का आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश का जो प्रमुख लोक नृत्य है आपका वो है नौटंकी, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का क्या है, नौटंकी है। तो नौटंकी उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य है। इसका आयोजन शुभ अवसरों पर मनोरंजन के लिए किया जाता है, ठीक है। इसमें मुख्यतः पुरुषों द्वारा भाग लिया जाता है और पुरुष स्त्री की वेशभूषा धारण कर स्त्रियों का रोल अदा करते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होगा। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर भी इसी प्रकार का क्वेश्चन है। नेहा कक्षा 5 के ईवीएस विषय में नीचे दी गई मूल्यांकन तकनीक का प्रयोग करती है। हस्तसिद्ध क्रियाकलापों का मूल्यांकन, गृहकार मूल्यांकन, परियोजनाकार मूल्यांकन या मौखिक परीक्षा। अब आपको आंसर देना है कि नीचे दी गई तकनीकों का कौन सा युगल है जो अधिक वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन दे सकता है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका हस्तसिद्ध क्रियाकलापों का मूल्यांकन और मौखिक परीक्षा, यानी कि आपका जो सेकेंड ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईवीएस कक्षा में सामाजिक असमानताओं पर अधिक बल देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिक प्रभावी अधिगम अनुभव होगा। अब आप लोग क्वेश्चन आंसर पढ़िएगा ऑप्शन और इसके बाद हमें आंसर बताइएगा, ठीक है। तो संबंधित मामलों समस्याओं पर वीडियो फिल्म दिखाना, संबंधित मामलों समस्याओं पर विशिष्ट भाषण आयोजित करना या संबंधित मामलों पर क्विज प्रतियोगिता, प्रश्नोत्तर प्रतियोगिता का संचालन या फिर विद्यार्थियों से समूह परियोजना का भार अपने ऊपर लेने के लिए कहना। तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका चौथा ऑप्शन जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। विद्यार्थियों से समूह परियोजना का भार अपने ऊपर लेने के लिए कहना, ठीक है। चौथा ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। कक्षा 5 के विद्यार्थियों को पर्यावरणीय चिंताओं के बारे में पढ़ाते समय प्रीति प्रदूषण पर अधिक बल देना चाहती है। वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए नीचे जो क्रियाकलाप दिए हैं उनमें कौन सा प्रभावी आपका हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं। ऑप्शन पढ़ लेते हैं इसके क्या है। विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों के चार्ट बनवाकर, विद्यार्थियों को शैक्षणिक भ्रमण पर ले जाकर या किसी प्रदूषित नदी को दिखाना, विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषकों से संबंधित समूह परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए कहना या किसी विशेषज्ञ को नियंत्रित करके वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण पर भाषण देना। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों से संबंधित समूह परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए कहना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 149। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पढ़ाई का एक प्रमुख उद्देश्य है। तो प्रमुख उद्देश्य क्या होता है प्राथमिक स्तर पर। विषय की मूल संकल्पनाओं की गहन समझ विकसित करना, अगले स्तर के अध्ययन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना, कक्षा की पढ़ाई को विद्यार्थियों के विद्यालय से बाहर के जीवन से संबंधित करने में सहायता करना या स्वतंत्र रूप से हस्तसिद्ध क्रियाकलापों को करने का कौशल अर्जित करना। तो प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पढ़ाई का एक प्रमुख उद्देश्य क्या होगा, तो वो हो जाएगा जो प्रमुख उद्देश्य होगा वो कक्षा की पढ़ाई को विद्यार्थी के विद्यालय से बाहर के जीवन से संबंधित करने में सहायता करता है। इसलिए प्राथमिक स्तर पर ईवीएस का अध्ययन अति आवश्यक होता है, ठीक है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 भावी शिक्षकों से
कक्षा 5 के विद्यार्थियों के लिए मूल विषय यात्रा पर प्रस्तुतिकरण बनाने के लिए कहा गया है। प्रत्येक ने निम्नलिखित नीतियों में से किसी एक पर मुख्य रूप से केंद्रित किया है। तो इसका ऑप्शन आप लोग पढ़िएगा और हमें आंसर बताइएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, आपको आंसर बताना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग बताइएगा इसका राइट आंसर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा आपका वो हो जाएगा, क्या पूछा गया था, प्रस्तुतिकरण करना, यानी विद्यार्थियों से यात्रा में उपयोग के लिए किए गए विभिन्न साधनों के अनुभवों का वर्णन करने के लिए कहना। ठीक है, तो ये आपका चौथा जो ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों कैसा लगा आज का आपको प्रैक्टिस सेट पेपर? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कर दें यार, आपके लाइक करने से हमारा भी मनोबल बढ़ता है, हमें भी लगता है कि आप लोग सेट को पसंद करते हैं और पूरा का पूरा वॉच करते हैं। और अपने दोस्तों के साथ भी इसको साथियों शेयर कर दिया करो आप लोग, ताकि हर ज़रूरतमंद के पास ये वीडियो पहुँच सके। अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं, इसलिए आप लोग हर एक ज़रूरतमंद के पास इसको ज़रूर पहुंचाते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा। अगर आप लोग इसी प्रकार से और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल आइकन आएगा उसको भी ज़रूर प्रेस कर लें। तो साथियों स्वस्थ रहें, खुश रहें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। तो मिलते हैं इसी आशा के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।